फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 सितंबर है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे कोटेशन से। और आज का कोटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑनेस्टी इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ विजडम। ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है। तो इस चीज़ को जब हम ऑनेस्टी के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि आपके एथिक्स के पेपर में मेंशन है टॉपिक, या फिर आपको ऐसे राइटिंग में ऐसे कुछ टॉपिक आते हैं जहाँ पर आप ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कोटेशंस हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द ऑनेस्टी। तो अभी आप लोग एथिक्स में पढ़ेंगे ऑनेस्टी, उसके बाद इंटीग्रिटी, प्रॉबिटी, क्या होते हैं ये सारे टर्म्स, क्या होते हैं। और यूपीएससी वालों को सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, तभी आप एक्चुअल में न्यूज़ का क्या यूज़ करना है आप पता लगा पाएंगे कि इन कोटेशंस का यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए लगातार सिलेबस के साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से किसी को सिलेबस नहीं याद है, तो सिलेबस को रोज़ एक बार रिवाइज़ कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट उसको देखिए। आप उसको, आपको लगेगा कि वो कुछ समय में आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन में कंटिन्यू करते हैं। बट एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी मैं, कि कुछ समय के लिए, चूँकि ड्यू टू सम रीज़न आई नीड टू गो टू आउटसाइड, तो इसके लिए डिस्कशन जो है वो बंद रहेगा। कल तक डिस्कशन होगा, और 3 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक डिस्कशन को पोस्टपोन किया गया है, बंद किया गया है। लेकिन हाँ, इसी दौरान इस चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे, और हो सकता है कि अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। पर जो न्यूज़पेपर डिस्कशन वाला पूरा सेक्शन है, जिसमें कि एक टाइम लगता है और इसको बहुत मेहनत से बनाना होता है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अक्टूबर में, ओके। और वो हम लोग 4-5 अक्टूबर से इसको कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन आपको चैनल पर बने रहना है, आपको हमारा साथ छोड़ना नहीं है, बिकॉज कुछ समय के लिए हम दूर जा रहे हैं, वापस आएंगे और फिर इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से और वाइब्रेंट तरीके से डिस्कशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। इन द मीन वाइल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर बने रहिएगा, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पर मैं आपको पोस्ट कर दिया करूँगी, बिकॉज वो बहुत हैंडी है, वो किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे डाल दिया करूँगी, एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वहाँ पर आपके सामने शेयर करूँगी, जो ग्रुप होगा। जो डिस्कशन वाला है उसमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना है। और अगर किसी को कुछ न्यूज़ समझ में ना आ रही हो, तो उसका स्क्रीनशॉट न्यूज़ का लेकर के वो ग्रुप में डाल सकता है, और उसको फिर मैं वहाँ पे बता दूंगी कि इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको समझना है। तो हम लोग जुड़े रहेंगे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल, उसके माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लगता है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप वहाँ पे पोस्ट कर देंगे, तो मेरे अलावा बाकी जो लोग हैं वो भी वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड इस चैनल में बाकी की जो वीडियोस आएंगी उसको आप देखते रहिएगा। फिर हम लोग जो डिस्कशन वाला अपना है उसको कंटिन्यू करेंगे अक्टूबर से, ओके। तो आज और कल हमें डिस्कशन करना है, तो आज ज़रूर सुन लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एक तो सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा हम लोग पोंगोंग शो के बारे में बात करेंगे, कि एक नया डेवलपमेंट आप कह सकते हैं वहाँ पर, या चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो रुकने को तैयार नहीं है, ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है इस न्यूज़ के द्वारा। तो एक्सप्लेन पेज पर डिस्कशन आया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। पहला हमारा आर्टिकल है अ डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल, बिकॉज इन्होंने बहुत अलग अलग एंगल से डिस्कस किया है। सिर्फ चाइना ही इसमें नहीं है, बल्कि चाइना ऑब्वियसली जो क्रक्स है पूरे डिस्कशन का, उसके उसमें चाइना ही है। बट हम लोग ओवरऑल डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर के पहले का एरा क्या था, रशिया का क्या कैसे डेवलपमेंट रहा, और किस तरीके की जो आइडियोलॉजीज़ है, इंटरनेशनलिज्म है या फिर एक सेपरेट आइडियोलॉजी है, वो कैसे आगे बढ़ी, ये सब हम लोग इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। तो सिलेबस तो आपको मालूम है ये कहाँ पर होगा, ये आईआर में आ जाएगा, जीएस पेपर 2 में, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अभी इन दिनों कई सारी चीज़ें हुई हैं, और उसी को यहाँ पे पहले तो डिस्कस कर रहे हैं। अ फॉरगॉटन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 100 years अगो दिस वीक। तो 100 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी को ये टारगेट करके पूरे आर्टिकल को लिखते हैं आज। और इसमें इन्होंने बताया कि वो जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑफरिंग एंड्योरिंग इंसाइट इनटू द पेरेनियल टेंशन बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। तो वो उस कॉन्फ्रेंस का आज के संदर्भ में, जब ये ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन का पूरा एक टेंशन का माहौल बना हुआ है, इवन पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि हर जगह पर, और नेशनलिस्ट पॉलिसी और इंटरनेशनलिज्म के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। तो उस समय का जो डेवलपमेंट रहा था आज से 1 सेंचुरी पहले, वो कैसा रहा था। तो वन इज रिलीज डिसीजन टू पुल आउट ऑफ द मंथ मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी भारत के द्वारा ऐसे क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिलिट्री एक्सरसाइज होता है,
उसको अभी उसमें ना अटेंड करने का फैसला लिया, बिकॉज जो अग्रेशन है चाइना की तरफ से, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है वहाँ पर काफ़ी बढ़ गया है और उसको रिजॉल्व अभी तक नहीं किया जा पाया है, और अभी हम लोग अगले डिस्कशन में देखेंगे कि वो कैसे और बढ़ रहा है। तो इससे जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो काफ़ी इंडिया चाइना के बीच में बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड सेकेंड, अगर आप अदर इशू की बात करें तो वो है दैट द टर्किश प्रेसिडेंट क्लेम टू लीडरशिप ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड दैट has run into the resistance from a large section of the Arab rulers and who have not got forgotten the Ottoman imperial rule। तो यहाँ पे एक दूसरा इवेंट ये क्या बता रहे हैं, दूसरा इवेंट बता रहे हैं कि जिस तरीके से टर्की का भी क्लेम है कि भाई मुस्लिम वर्ल्ड को वो लीड करेंगे, और ऐसा इवेंट पहले हो चुका है जब ऑटोमन एम्पायर था, तो उस समय भी इसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर के द्वारा एक इन्फ्लुएंस और एक डोमिनेंस उस रीजन में था, अरब रीजन में था। तो कहीं वही सेम चीज़ तो फिर से दोहराने की कोशिश नहीं की जा रही है। एंड तीसरी बात है यहाँ पर जो हर किसी को याद है और अभी बिल्कुल न्यूज़ में है, दैट इज़ द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी एज वेल एज द चाइना फर्स्ट पॉलिसी। तो एक जो ट्रेड वॉर है चाइना अमेरिका के बीच में, जिसके अलावा और अभी जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है यूएस में, जहाँ पर सरकार बदलने के बाद क्या लीडरशिप रहेगा अमेरिका का, और अगर यही सरकार रहती है तो क्या रोल रहेगा, इसके बीच में अभी जो आर्ग्यूमेंट है इस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। नाउ बट द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अ सेंचुरी अगो, आज से 100 साल पहले जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि जो एक सेंचुरी पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, आखिर उसमें क्या चीज़ें हुई थी 1920 में, सितंबर में ही, याद रखिएगा। अब हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हालांकि थोड़ा कम चांस है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स के लिए भी थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, एटलीस्ट कुछ एक फैक्ट्स को लेकर के। तो सितंबर 1920 में सितंबर यही सेम कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड न्यूली मिंटेड रिवॉल्यूशनरी रशिया एंड द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बैक्ड बाय मॉस्को। तो आपको याद है ना, कम्युनिज्म जो कॉन्सेप्ट पूरा उभर करके आया है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो उभर करके आई है, वो कहीं ना कहीं रशिया से ही आई है। और इसको फिर कांग्रेस ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट इसको नाम दिया गया था उस समय जो कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, बाकू में। तो ये आपको लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गया ना, याद रखना है। बाकू अभी तो फिलहाल अजरबैजान में है, उस समय का जो जोग्राफिकल लोकेशन था वो डिफरेंट था। बाकू में हुआ था और वहाँ पे काफ़ी सारे एजेंडा डेवलप हुए, काफ़ी सारी बातें हुई कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसा क्या माहौल होना चाहिए। क्योंकि 1920 में आपको याद होगा उस समय में इम्पीरियल रूल चल रहा था, चाहे ब्रिटिश राज कह लीजिए, चाहे जापान के कंट्रोल में कुछ देश थे, या फिर इस तरीके से अलग अलग जगह पर जो इम्पीरियल रूल है वो चल रहा था और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी। और इसी में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फ्रेमवर्क होता है बाकू में। कई सारे आइडियोलॉजीज़ वहाँ पर सामने आते हैं और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उभर करके सामने आता है। बट प्रॉब्लम क्या हुई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ, रशिया में खास करके, कि जो बैलेंस बनाना था ना एक नेशनल इंटरेस्ट में और इंटरनेशनलिज्म में, या ये जो आइडियोलॉजी थी इनकी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उनके बीच में ये बैलेंस नहीं ठीक से बना पा रहे थे। एंड the Soviet Union agreed to scale down its jihad against the British Empire in the East। तो ब्रिटिश एम्पायर जो ईस्ट में फैला हुआ था, आपको याद होगा रशिया से हमेशा ही थ्रेट रहता था ब्रिटिश को। और यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया तब थी उनको भी, और याद होगा कि इसके लिए एंग्लो अफगान वॉर भी हुआ था, ताकि जो रशियन है उनको इधर ना आने दिया जाए और उनको जो ब्रिटिश इंडिया तबका था उसको कैप्चर ना कर ले। तो इसको रशिया से थ्रेट ब्रिटिश को होता था, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। एंड इसके अलावा अब कुछ और जो पॉलिसीज़ यहाँ से उठ करके सामने आई, इसमें क्या हुआ कि पहली बार जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आया, और ईस्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब कि वेस्टर्न कंट्री उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी, कहीं ना कहीं वो बहुत डेवलप्ड और संभ्रांत थे, और एक जो ईस्ट कंट्रीज़ थे उनकी अपनी आइडियोलॉजी, जिसमें कि हम स्वतंत्र होने की बात कर रहे थे, आज़ाद होने की बात कर रहे थे। एंड अब यहाँ पे क्या चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि जो लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, द क्रिटिक्स ऑफ लिबरलिज्म हैव लॉन्ग पॉइंटेड ऑफ द डिफिकल्टी of the separating the geopolitical interest of the West and its internationalist ideology। तो ये जो दो आइडियोलॉजी थी कि कितना लिबरलिज्म को सपोर्ट करना है, कितनी सोसाइटी लिबरल होनी चाहिए, राइट, कितना जो एसेट है, रिसोर्सेज है, वो स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए, कितना लोगों के कंट्रोल में होना चाहिए,
प्राइवेट सेक्टर को कितना इंटरवेंशन देना है, इंटरनेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को जिस तरीके से आज हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो उसको कितना एक्सेप्ट करना है, तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ को उठाया गया और उसको काउंटर करने की बात की। अब चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना क्या कहता है, चाइना का मानना है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये उसी इंटरनेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का पार्ट है, क्योंकि इससे ये इंटरनेशनल लेवल पर इसको हर चीज़ को जोड़ रहा है। एक देश का सामान दूसरे देश में आसानी से जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और ये हर एक के यूनिवर्सलिस्ट आइडियोलॉजी को ये पूरा करेगा, हर किसी के इंटरेस्ट को पूरा करने में कामयाब हो सकता है। ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कौन क्लेम कर रहा है, ये चाइना क्लेम कर रहा है। अब थोड़ा सा फिर बैकग्राउंड में जाते हैं दैट उसके कुछ समय के बाद ही जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके कुछ समय के बाद ही विद इन 1 वीक ये जो ताशकंद में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, ठीक है। और आपको याद होगा कि उस समय में 1920s के समय में कई सारे पावर्स बन रहे थे, कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे थे, और फिर उसी समय में कई सारी ऐसी पार्टियां भी बनी थी जो आज भी एग्जिस्ट करती है भारत में। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पर लॉन्च की गई थी, और उसके बाद 1921 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उभर करके आती है, उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो चाइना का तो आपको मालूम है कि वहाँ पर एक अलग ही कॉन्सेप्ट का प्रिंसिपल है, सोशलिज्म का एक अलग ही डेफिनेशन है। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की है, तो उनका बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो याद रखिएगा 1921 में वहाँ पे शुरुआत होता है कम्युनिज्म का। एंड बट द कम्युनिस्ट इन बोथ कंट्री एंड देयर सपोर्टर्स इन रशिया एंड the had the unending problem of how deal with the nationalist forces। तो तब क्या था कि दोनों जगह पर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी जोर मार रही थी, चाहे आप चाइना की बात करें इंडिया की। अब ये जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग थे ना, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो नेशनलिस्ट फोर्सेस को कैसे संभालें, क्योंकि उस समय में याद होगा कि भारत में जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम था वो चरम पर था, और कई सारे जो दिग्गज नेता उस समय में बन चुके थे, कई सारे लोग जिनको आप स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, वो सभी बिल्कुल मेन स्ट्रीम में थे। तो उस समय में कैसे इस आइडियोलॉजी को लेकर के आया जाए, एंड द सीपीआई फेलियर हैव नॉट एंड देयर कंटिन्यूइंग डिफिकल्टीज विद चाइनीज एंड इंडियन नेशनलिज्म। तो इसमें शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा इनको परेशानी रही है। अब बाकू कांग्रेस जो था, दैट इज इनएबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू सेट द ईस्ट अ ब्लिच दैट हैज नॉट स्टॉप्ड द फ्रीक्वेंट री इमर्जेंस ओवर द लास्ट country of Messiah, the claim of the liberating the world। तो उनको क्या लगा था कि जब ये आइडियोलॉजी बनाई गई थी ना, कम्युनिस्ट प्रिंसिपल जब वहाँ पर आया था, बनाया गया था, उसको स्टैब्लिश किया गया भारत और चाइना में, तो उस समय में लगा था कि ये एक मसीहा की तरह होगा, मतलब ये ऐसा होगा जो हमें आज़ाद कराएगा, राइट, पूरे वर्ल्ड को आज़ाद कराएगा, सभी लोग अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे, जी पाएंगे। और ये जो डोमिनेंस है, चाहे पहले इंपीरियल पावर का था और अब कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, या फिर आप कह लें कि अलग अलग तरीके से डोमिनेंस बना रहता है सोसाइटी में, तो यहाँ पर उस हर चीज़ से लिबरेशन मिल जाएगा, लेकिन इसमें पूरी तरीके से फेलियर रहे। And China's Mao Zedong accused Russia of abandoning the revolutionary spirit and embarked the aventurism of his own। और फिर कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। फिर यहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड का भी जिक्र है कि कई सारे जो आइडियोलॉजीज़ मुस्लिम वर्ल्ड में उभर करके सामने आए, और एक्सट्रीमिज़म को कहीं ना कहीं उन्होंने इंश्योर किया, उनको बढ़ावा देने में काम किया। इसके अलावा जब हम मार्क्सिस्ट और मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इंटरनेशनलिज्म का इनका मानना है, राइटर का, कि इंटरनेशनलिज्म का जो एक भारी प्रभाव पड़ा वो इन दोनों आइडियोलॉजी पर बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो इसके बाद ये ओवरऑल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था उस समय भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी में और इंटरनेशनलिस्ट प्रिंसिपल्स में, कि कैसे इसको हम मेंटेन करें। और आज भी देखिए 100 साल के बाद कहीं ना कहीं सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। आज भी हम ग्लोबल से लोकल की बात कर रहे हैं, राइट, आज भी हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन में कितना डिफरेंस रखना है, आपको कैसे जो ग्लोबलाइजेशन की प्रिंसिपल्स है वो किसी को मदद कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, ये इन्होंने ओवरऑल चीज़ों को बताया है। द एशियान, इसके बाद इंडिया का जिक्र करते हैं कि इंडिया में कैसे चीज़ें डेवलप हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई। एक जो इंडिया में लुक ईस्ट पॉलिसी, आपको याद होगा जब लुक ईस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आता है, तो हमेशा से ईस्ट की तरफ देखने की बात कही गई।
ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने टाइज़ को बढ़ाने की बात की गई, राइट। और आज जो आप एशियान मेंबर्स के साथ इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। फिर अब जब हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिर यहाँ पे वही वाला प्रिंसिपल आता है कि क्या हमें ग्लोबलाइजेशन को इतना ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो आरसीपी से हमने इसलिए मूव आउट कर लिया क्योंकि आरसीपी को हम सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था बिकॉज ऑफ द चाइना। ये चाइना के साथ जो हमारा अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वो कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ है। और दूसरी तरफ तो अभी जो ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के साथ। So, Delhi pursuit of the economic regionalism in East Asia and the multipolar world in the partnership with China and Russia has severely underestimated the economic and political consequence of China's rapid rise। तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बाकी के देश चाहे रशिया हो या अदर वर्ल्ड हो चाइना के साथ पार्टनरशिप को लगातार बढ़ा रहे हैं, तो वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। वो जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस होगा उसको अंडरस्टिमेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिकॉज जब आप 1950s में जाकर के देखिए, फिर 1990s में जाकर के देखें, तो इंडिया took a beginning that view of the Chinese power has been shocked of the to discover otherwise in 62 and 2020। तो जो इंडिया को कई सारे सबक मिले हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हिस्ट्री से, और इस चीज़ को अदर वर्ल्ड को भी समझने की ज़रूरत है कि आप जब इतना ज़्यादा टाई अप कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। और इसमें इंटरनेशनलिज्म को एक मसीहा की तरह ना समझा जाए। And the Pan-Asianism in the 1950 and request of the multipolar world since 1990s prevented Delhi from recognizing the problem with Chinese power। और इसके पहले भी भारत ने भी ये गलती की है चाइना के पावर को समझने में, उसकी प्रॉब्लम को एनालिसिस करने में। आज ज़रूरत क्या है? आज भारत को इंटरनेशनलिज्म की तरह की ज़्यादा ज़रूरत है रैदर दैन डीलिंग विद द चाइनीज़ पावर। तो आज भारत जो है वो ये ना करे कि चाइना के चक्कर में जो हम इतना ज़्यादा लोकलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देंगे तो उसमें प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज भारत को इंटरनेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस बात पर भारत को फोकस करना चाहिए। अगला आर्टिकल देख रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पोंगोंग साउथ बैंक। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो इशू चल रहा था वो नॉर्थ बैंक पर चल रहा था। आई विल शो यू द मैप। लेकिन अब जो प्रॉब्लम शुरू हो गई है वो साउदर्न बैंक पर। पोंगोंग शो की हम बात करें, आपको याद होगा ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है पोंगोंग शो। इसके बारे में भी बेसिक डिटेल आपको बताऊंगी कि ये क्या है। ये एक लैंडलॉक्ड लेक है और वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही थी नदर्न बैंक पर, अब चाइना इसको ड्रैग करके साउदर्न बैंक पर लेकर के आ रहा है। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, साउदर्न बैंक कितना इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में ही हम डिस्कशन में बात करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन आपको दिखाया जा रहा है। ये है नॉर्थ बैंक जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था, जो क्लैशेस थे, और ये है साउदर्न बैंक जहाँ पर अब जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो गया है। ये चुशूल वाला एरिया और ये वाला हिस्सा है जहाँ पर ये प्रॉब्लम इतने दिनों से चली आ रही है और अभी तक यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई और बल्कि चाइना के द्वारा ये इसको एक के बाद एक बढ़ाया जा रहा है। पोंगोंग लेक का बेसिक तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिए। एंडोरिक लेक यानी कि लैंडलॉक लेक है, तिब्बत में पार्टली है और इसके अलावा लद्दाख रीजन में पड़ता है। एंड इसीलिए चाइना और इंडिया के बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। पोंगोंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव, बहुत बड़ा, कॉन्केविटी ना, एक्सटेंसिव कॉन्केविटी। और द वर्ल्ड शो इज़ तिब्बतन फॉर लेक। और ये जो शो है, शो का मतलब लेक होता है, तो आपको मालूम होगा शो का मतलब लेक होता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम रखा गया है पोंगोंग शो। एंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कितने किलोमीटर का है, लेकिन इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि द काराकोरम माउंटेन रेंज विच क्रॉस ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया विद अ हाइट ऑफ 6000 मीटर इंक्लूडिंग K2, द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक। जैसा कि आपको मालूम है K2 वर्ल्ड का सेकेंड हाइएस्ट पीक है, एंड एट द नॉर्थ बैंक ऑफ पोंगोंग शो। ध्यान दीजिएगा, जो काराकोरम माउंटेन रेंज है ना वो यही पोंगोंग शो पर जाकर के खत्म होता है। ओके, और ये जो काराकोरम है वो देखिए पूरा सारे याद रखिएगा इसको कि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सबको कवर करते हुए पोंगोंग शो पर खत्म होता है। इट्स साउदर्न बैंक टू हैज़ अ ब्रोकन माउंटेन स्लोपिंग टूवर्ड्स स्पैंगुर लेक। स्पैंगुर लेक यहीं साउथ में पड़ता है, पोंगोंग शो के साउथ रीजन में स्पैंगुर लेक पड़ता है, तो ये उस तरफ जाता है। ये भी आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ हु कंट्रोल्स पोंगोंग शो। तो इसमें दोनों कंट्रोल करते हैं, चाइना भी और इंडिया भी। चाइना अबाउट इसमें जो 45 किलोमीटर है, विद इन जस्ट 45 किलोमीटर अंडर इंडिया कंट्रोल, एंड 2/3 जो लेक का है वो चाइना कंट्रोल करता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें ये पोंगोंग शो का बहुत बड़ा हिस्सा जा चुका है। नहीं तो ये पूरा हिस्सा भारत में आना चाहिए था। तो यहाँ पे LAC की वजह से इसका जो 2/3 पार्ट है वो चाइना के कंट्रोल में है, और सिर्फ 45 किलोमीटर है जो इंडिया के कंट्रोल में है, और उसमें भी चाइना का इंक्रोचमेंट बना हुआ है, बरकरार है। तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स हमें मालूम होने चाहिए कि कितना किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है, क्या है। और कंपेयर टू द नॉर्थ बैंक, द डिफरेंस इन द परसेप्शन ऑफ LAC इज नॉट वेरी वाइड इन द साउथ बैंक। तो साउथ बैंक में जो ये LAC है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो बहुत ही कम रेंज का है, मतलब 100 से 200 मीटर है बस। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जब आप देखिए, जब बड़ा वाइड रेंज होता है तब तो आप डिफ्रेंशिएट आप कर नहीं पाते हो, और इतनी प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। तो अगर कम वाइड रेंज रहेगा तो कितनी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो फिर से इस वजह से ये साउथ बैंक का जो इशू है उसको उठाया है चाइना ने। एंड व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द पोंगोंग शो? तो क्या करंट स्टेटस है वो देख लीजिए। नदर्न बैंक वॉज वन ऑफ द 2 पॉइंट ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, सॉ फ्रिक्शन इन अर्ली मई में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वॉलेंट सिचुएशन भी वहाँ पर अराइज हो गई, हैंड टू हैंड फाइट भी हुआ, राइट। और आपको याद होगा हमारे 20 जवान शहीद हो गए गलवान वैली में क्लैश के दौरान। तो इस पूरे दौरान अभी 3 महीने से खास करके जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट बनी हुई है उस एरिया में। लगातार उस पर बातचीत चल रही है ऑफिशियल्स के बीच में, लेकिन अभी तक इस पे चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। हाउ आर द टू बैंक्स डिफरेंट? कैसे ये दोनों बैंक अलग अलग हैं वो देख लेते हैं। तो आर्मी सोर्सेज सेड दैट इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली हैड अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन द साउदर्न बैंक, ठीक है। तो साउदर्न बैंक में इंडिया का हाई प्रेजेंस रहता है, स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस रहता है एज कम्पेयर टू नदर बैंक, वहाँ पे चाइना कंट्रोल किए रहता है सब चीज़ को, बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एरिया लाइक चुसूल एंड रेजांग ला, इनकी वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, साउथ बैंक को भी चाइना छोड़ नहीं रहा और वहाँ पर भी इंक्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रेडिशनली द साउदर्न बैंक हैज़ बिन द इन द लाइमलाइट बिकॉज ऑफ जस्ट नॉर्थ ऑफ द चुसूल अप्रोच। तो इस वजह से ये काफ़ी स्ट्रेटजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन फोर्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस होना भारत का एक बहुत ही अच्छी बात है, और ये इस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस को रखने की कोशिश भी की जाती है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, इसलिए साउथर्न बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना ने बहुत ही सिस्टमेटिकली उसको भी अब न्यूज़ में लाने की कोशिश की है, और उस पर भी विवाद उठाना शुरू कर दिया है। देखिए, आपको आज क्वेश्चन दिया गया है 88 नंबर से लेकर के आज 92 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट में, और जैसा मैंने बताया है कि कल के बाद हम लोग क्वेश्चंस वगैरह को वहीं पर जो ग्रुप होगा आईएएस दरबार का, वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, और क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे भी देना है। तो अभी हम लोग मई के करंट अफेयर्स को कल तक ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जून का करंट अफेयर्स और उसके जो भी और क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको आपके पास देते जाएंगे हम लोग। आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, आप लोग आंसर राइटिंग करते रहेंगे और हमारे कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे, ठीक है। और कल के क्वेश्चंस का आंसर भी आप देख लेंगे यहाँ पर। कल के क्वेश्चंस जो दिए गए थे उसके सारे आंसर्स गिवन हैं इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग।